नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को. A very good morning to everybody. Welcome to my channel Ignited Brains. This is your friend Naveen Duhan, and today I'll be discussing about the various farms acts or the farming acts which the government has brought, the new 3 Farmers Act for the farmers. And today's topic of discussion is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Pricing Assurance and Farm Services Act 2020. ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हम कह सकते हैं शॉर्ट में. सो लेट अस डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट एंड नो दैट व्हाट इज the various legal as well as other aspects of the act, what are its implications on the farmers, what are the farmers situations, what is reality, and what are my concluding remarks. So let's start. First of all, when did the bill came into effect? The bill came into effect on 27th of September 2020. Earlier there was no such mechanism in the entire country for such farming contracts and agreements for farmers produce. अगर पहले की बात करें तो पहले पूरे देश के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की या एग्रीमेंट फार्मिंग की, एग्रीड फार्मिंग की बात हो. दिस बिल is made and introduced in the parliament by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा ये बिल लाया गया था हमारे पार्लियामेंट में, जो कि 27 सितंबर 2020 को नोटिफाइड हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया. एम्स ऑफ द एक्ट जान लेते हैं पहले. ये जो कानून है इसके एम्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या चीजें हमारे फार्मर्स के लिए करना चाहता है, व्हाट इज द इंटेंशन. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ नेशनल फ्रेमवर्क on farming agreement that protects and empowers farmers to engage with agribusiness firms for farm service and selling. जो हमारा एक्ट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या जो हमारा प्राइसिंग एग्रीमेंट एक्ट है, उस पे क्या कह रहे हैं कि जो किसान है उसको सशक्त किया जाएगा और उसको सुरक्षित किया जाएगा ताकि वो किसी भी एग्रीकल्चरल फर्म से या बिजनेसमैन से या ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, एग्रीमेंट कर सके फार्मिंग का, फसल उगाने से पहले, बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. इट फैसिलिटेट्स फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस फ्रेमवर्क इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. ये एक्ट, इसकी मंशा ये है कि जो फ्यूचर फार्मिंग है, यानी कि आज अगर किसान एक एग्रीमेंट करता है कि मैं फ्यूचर में ये चीजें उगाऊंगा, इतनी क्वालिटी की उगाऊंगा, इतनी क्वांटिटी में उगाऊंगा, एक्सेट्रा, ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्लॉजेज हैं, वो एक एग्रीमेंट हो किसान के और एक बिजनेसमैन के द्वारा. दीज आर द एम्स ऑफ द एक्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. कुछ फीचर्स जान लेते हैं इस एक्ट के, इस कानून के. द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स मे इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस. जो फार्मिंग एग्रीमेंट है वो विभिन्न जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ लागू होगा. इसके अलावा जो पहले से ही उस एक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, जैसे दिस में इंक्लूड सप्लाई, क्वांटिटी, ग्रेड, प्राइस एक्सेट्रा. ठीक है, कितना सप्लाई करना है, क्या क्वालिटी होगी, क्या उस क्वालिटी में भी कौन सी वेरिएशंस होंगे, कितना प्राइस होगा एक्सेट्रा. उसके अलावा इस एक्ट के फीचर्स और भी हैं, जैसे द पार्टीज एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी इन कंप्लायंस विद द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी पार्टीज एग्रीमेंट के अंदर आ रही हैं उनको वो सारी जो शर्तें उस पर लिखी हुई हैं और जो चीजें देने का जो वादा किया गया है उसको फुलफिल करना है, और जो ट्रेडर है उसने जितने पैसे देने का वादा किया है उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है. दे हैव टू कंप्लीट द क्लॉजेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे फार्मर कौन है और फार्मिंग एग्रीमेंट क्या है, ये इस कानून में, प्राइसिंग एग्रीमेंट का जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें क्या लिखा है. पहले फार्मर के बारे में जान लेते हैं. हु इज कंसिडर्ड अ फार्मर. अ फार्मर रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स प्रोड्यूस बाय हिमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबरर. एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं से या फिर लेबरर्स की, मजदूरों की मदद से कोई ऐसी वस्तु उगाता है जिसको फार्म्स प्रोड्यूस कहते हैं. और फार्म्स प्रोड्यूस किसको कहते हैं? वो सारे फूड स्टफ जो इंसानों के कंजम्पशन के इंटेंशन से उगाए गए हैं. A written agreement entered into between a farmer and a sponsor or a third party prior to the production of any farms produce. तो कोई भी जो एग्रीमेंट है वो एक रिटन एग्रीमेंट होगा किसके बीच में? फार्मर और
जो स्पॉन्सर है यानी कि जो उस एग्रीमेंट के लिए जिसने बोला है, वो ट्रेडर, वो बिजनेसमैन जो उसके लिए पे करेगा जब प्रोडक्शन और डिलीवरी हो जाएगी, उसको हमने किस शब्द से नोटिफाई किया है? स्पॉन्सर। ठीक है, तो फसल उगने से पहले ऐसा एक एग्रीमेंट किया जाएगा जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी होंगी, नियम व शर्तें, और एक व्यक्ति बिजनेसमैन या ट्रेडर के साथ फार्मर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर एन एग्रीमेंट विल बी 1 क्रॉपिंग सीजन टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years। जो एक एग्रीमेंट है उसमें वो एग्रीमेंट एक क्रॉप के लिए, जैसे कोई भी, जैसे वीट है या राइस है, वो जितने भी महीने में उगती है उस पूरे टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट कर सकता है, कम से कम। ठीक है, उससे कम नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट भी, एग्रीमेंट भी किया जा सकता है। या फिर अगर किसी पशु की बात हो तो एक पूरी साइकिल उसके लिए, जब से वो उसका शुरू होता है, ठीक है, जब से कोई भी जो मदर है, कोई भी जो एनिमल है, वो जब से शुरू होती है प्रोसेसिंग और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है उस व्यक्ति को, तब तक का टाइम पीरियड को भी इन्होंने एक पूरा साइकिल माना है। लाइव स्टॉक का, तो लाइव स्टॉक का एक साइकिल, एक फसल का जो पूरा टाइम पीरियड है वो, या फिर कम से कम, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमने जान लिया फार्मर कौन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट या फार्म्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब बात करते हैं पेमेंट की। कैसे हमारे जो किसान हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, दे विल रिसीव द money. So, if we talk about payment to farmers, the price of farmers produce should be clearly mentioned in the agreement. जो प्राइस है कि कितना प्राइस वो देंगे फार्मर्स प्रोड्यूस का प्रोडक्शन पूरा होने के बाद, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, हाउ मच प्राइस दे विल गिव, इट शुड बी रिटन क्लियरली. In case of any variation, the agreement should clearly state a guaranteed price to be paid. अगर कोई बदलाव होता है उस एग्रीड प्राइस में, तो फिर कम से कम कितना गारंटेड प्राइस किसी फार्मर को मिलेगा वो लिखा होना चाहिए. व्हाट शुड बी द लीस्ट एग्रीड प्राइस टू बी पेड टू अ फार्मर. ठीक है, तो बात हुई लीस्ट एग्रीड प्राइस की. अगर कहीं पे बहुत अच्छी फसल हो गई है और जो परचेजर है, स्पॉन्सर है, वो प्रीमियम देना चाहता है, बोनस देना चाहता है फार्मर को, तो वो प्रीमियम या बोनस भी उसमें, उस एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए. तो ये तो बात हुई कि फार्मर को कैसे पैसा मिलेगा और कहां से मिलेगा, और गारंटीड प्राइस उसमें मिनिमम एक होना चाहिए, कम से कम कितना प्राइस गारंटीड है. ठीक है, तो पेमेंट टू फार्मर में आगे बात करेंगे कि किस रूप में पेमेंट होगा. द फार्मर शुड बी पेड 2/3 ऑफ द एग्रीड प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. जिस समय वो अपने सामान की डिलीवरी दे देगा फार्मर. एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो स्पॉन्सर है या जो ट्रेडर है उसको फार्मर के फार्म पे जाके प्रोड्यूस लेनी होगी. फार्मर खुद उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा. तो अब बात बिल आगे क्या कहता है कि 2/3 पैसा जो है फार्मर्स प्रोडक्शन का, वो डिलीवरी जब क्रॉप की हो रही है तब उसको देना है. जो एग्रीमेंट में पैसा था उसका 2/3, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है, द रिमेनिंग अमाउंट मस्ट नॉट बी डिलेड मोर देन 30 days. तो 30 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए जो बचा हुआ 1/3 पैसा है उसके पेमेंट में. A farming agreement may be linked with insurance or credit instrument to ensure risk mitigation. तो आगे कह रहे हैं कि एक फार्मिंग एग्रीमेंट को किसी इंश्योरेंस या किसी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा जा सकता है, ताकि जिस समय कोई विपत्ति हो तो इंश्योरेंस में वो जो रिस्क है एक फार्मर का उसको दूर किया जा सके, एंड द रिस्क विल बी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. अब आगे बात कर रहे हैं, क्या ओनरशिप राइट, क्या मालिकाना हक ले सकता है कोई व्यक्ति, कोई ट्रेडर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे कोई फार्मर तो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है जिसमें वो जमीन ले ले. तो इसके बारे में एक्ट क्या कहता है ये भी जान लेते हैं. नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फार्मर्स लैंड और प्रेमिसेस. कोई भी फार्मर की बनाई हुई बिल्डिंग या उसकी जमीन को लेने का कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. नो एग्रीमेंट कैन इंक्लूड सेल, लीज और मॉर्गेज ऑफ अ फार्मर्स लैंड. कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें फार्मर की लैंड को सेल करना हो, उसको लीज पे, किराए पे लेना हो, या फिर गिरवी रखना हो, मॉर्गेज की बात हो. नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी रेज्ड. कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है, किसी स्पॉन्सर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है फार्मर की जमीन पर. नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी मेड. ठीक है, स्थायी जो भवन है या ऐसा कोई निर्माण
जो स्पॉन्सर है, जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, वो नहीं कर सकता है किसान की जगह में, और उसने अपनी जगह में जो भी मॉडिफिकेशन कर रखे, जो भी बदलाव कर रखे हैं, उनको भी नहीं बदल सकता है जो ट्रेडर है या बिजनेसमैन है वो। अब आगे अगर विवाद होता है, इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट है तो विवाद भी आएंगे बहुत सारे। सो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट देन हाउ विल दिस डिस्प्यूट बी रिजॉल्व्ड। अगर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, यहीं पे हमारे किसानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट पहले देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, there will be a conciliation committee consisting of members from both parties which will settle the dispute in 30 days। अगर कोई भी विवाद होता है तो दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, एग्रीमेंट के शुरुआत में ही बनानी होगी वो, और वो कमेटी विवाद होने पे उस विवाद को 30 दिन के अंदर सुलझाएगी। और अगर कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर जो किसान है वो एसडीएम के पास जा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और एसडीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस विवाद को 30 दिन के अंदर सुलझाएंगे। द डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व विद इन 30 डेज बाय द एसडीएम। अब क्या होगा, अगर एसडीएम से हम लोग सहमत नहीं है, एसडीएम के फैसले से कोई भी पार्टी सहमत नहीं है, तो आगे क्या होगा, इन केस द डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व और एनी पार्टी इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, दे कैन अपील टू द अपीलिएट अथॉरिटी प्रिजाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर। तो वो अपनी जो अपील है, जो वो नाखुश हैं एसडीएम के फैसले से, वो डीएम या कलेक्टर की द्वारा बनाई गई एक अपीलेट अथॉरिटी में अपनी बात रख सकते हैं। सो द हाईएस्ट अथॉरिटी इन अ डिस्प्यूट सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द कलेक्टर। द अपीलेट अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 30 डेज। तो जो अपीलेट अथॉरिटी है, जिसमें सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर हैं, वो भी जब से उसके पास केस आया है तब से 30 दिन के अंदर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएगी। सो अब मेरे कंक्लूसिव रिमार्क्स और कुछ सवाल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, more than 80% of the farmers in India struggle to get even the basic needs to survive, then how will they fight against mighty businessmen? हमारे देश में 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास बेसिक लाइवलीहुड के लिए भी पैसा नहीं है, तो फिर कैसे वो एक लीगल लड़ाई या एक जो रिजॉल्विंग और डिस्प्यूट है उसको कैसे कर पाएंगे, बिजनेसमैन जो कि रिच हैं उनके सामने कैसे वो लड़ पाएंगे, इसके लिए कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन या मैकेनिज्म नहीं है। द हाईएस्ट अथॉरिटी टू अपील इन इज द कलेक्टर। व्हाट हैपेंस इफ द डिसीजन इज नॉट इन द फेवर ऑफ फार्मर्स एंड द डिसीजन इज इन द फेवर ऑफ बिजनेसमैन? अगर कलेक्टर साहब जो डिसीजन लेंगे, जो डिस्प्यूट रिजॉल्व कराएंगे, इफ दैट डिस्प्यूट resolution is not in favor of farmers, then what the farmers will do? And we very well know the condition of our bureaucracy। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की क्या परिस्थितियां हैं। A farmer works in his field without breaking a sweat, day in and day out. What happens if he is forced to accept the terms and conditions of the rich and the mighty? हमारे जो किसान हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, 24 घंटे उनको अपनी फार्मिंग की ही चिंता रहती है और लगभग 18 से 20 घंटे तक वो अपने फार्म पे काम करते हैं। तो फिर ऐसे जो गरीब किसान हैं बेचारे, उनको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, या फिर हाउ टू फाइट अ केस एंड एसेट्रा, हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। तो कैसे वो रिच और माइटी जो बिजनेसमैन हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फेस कर पाएंगे? हाउ दे विल फेस द टर्म्स एंड कंडीशंस पुट अप बाय द क्लेवर एंड माइटी रिच बिजनेसमैन? एंड माय लास्ट कंक्लूजन एंड क्वेश्चन, a farmer is busy running for different processes required for producing a crop. How will he manage to fight a legal battle with the rich people and their lawyers? तो जो किसान है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए ही इतनी भाग दौड़ में लगा रहता है, और इतने सारे जो प्रोसेसेस हैं, सोइंग से लेके वीडिंग से लेके स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड से लेके फर्टिलाइजर्स डालने और हार्वेस्टिंग, इन सब कामों से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो उसके पास इतना टाइम कहां से आएगा? वो कैसे मैनेज करेगा इन लीगल बैटल या इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में? और अंत में वो थक हार के बेचारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस को बोली जा रही हैं या जिस चीज के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है उनको मान लेगा, या फिर एक और उसके पास ऑप्शन है। हमारे देश में पिछले 10 साल में 3 लाख फार्मर्स ने सुसाइड किया है, जो है सुसाइड का। सो यू कैन वेरी वेल एनालाइज एंड
think that who is being benefited from which action. So I hope my information was clear and unbiased. So please like the video if it was informative. Share it with others so that you can make your contribution to share and to stand for a right cause. Also give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. So do not forget to subscribe my channel for latest informative videos and updates. This is your friend Naveen Duhan. See you off for now. Thank you and have a nice day.